नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में दूसरे लेसन के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि दूसरे लेसन का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आइए इसके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं या जो आसमान में, आकाश में जो तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि दिखाई पड़ते हैं, वो सब को किसने बनाया, कब बना, कैसे बना, ये सब प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। तो साथ ही हम लोग जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, ये सब प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने सौरमंडल का एक सदस्य है और अपने सौरमंडल में या हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उपग्रह, उनके उपग्रह हैं, क्षुद्रग्रह हैं, सूर्य है, तमाम उल्कापिंड हैं। ये सब चीज़ें हमारे सौरमंडल में उपलब्ध हैं। ये निश्चित है कि जिस क्रम से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक उसी क्रम में, उसी प्रक्रिया से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इसको जानने के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें अन्य ग्रहों का निर्माण या हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे या इसके माध्यम से जानेंगे। तो आरंभ में या बहुत पहले से या शुरुआत से ही पृथ्वी के निर्माण को लेकर के, ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर के, सौरमंडल के निर्माण को लेकर के अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं लोगों के द्वारा की जाती रही। और जब ये परिकल्पनाएं पारित की जाती थीं या प्रस्तुत की जाती थीं, तब कुछ दिनों तक तो इनको समर्थन मिलता था। बाकी समय बीतने पर, दूसरी परिकल्पना के आने पर ऐसी पुरानी परिकल्पनाओं का समर्थन जाता रहा। तो प्राचीन काल से लेकर के या आरंभिक काल से लेकर के अब तक पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के या सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के जितने भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जितनी भी विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं, उन विचारधाराओं को, उन परिकल्पनाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, धार्मिक परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति को, यानी कि ग्रहों एवं सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के मुख्य रूप से 2 प्रकार की परिकल्पनाएं प्रचलित हैं। नंबर 1 धार्मिक परिकल्पना और नंबर 2 वैज्ञानिक परिकल्पना। देखिए, यहाँ पर हम लोग धार्मिक परिकल्पना का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक परिकल्पना में जो भी बातें कही गई हैं वो तर्कहीन हैं, वो मात्र एक कल्पना है। विभिन्न धर्मों में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग तरीके की विचारधाराएं पेश की गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं, जो कि तर्कहीन है, इसलिए इनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। वैज्ञानिक परिकल्पना को भी यहाँ पर जो चर्चा हम करेंगे वो वैज्ञानिक परिकल्पना की चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के या सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के जो प्रथम प्रयास किया गया वह 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने बफन का है
पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के पहला जो प्रयास किया गया वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से, वह पहला प्रयास था 1749 ईस्वी में कास्ते द बफन के द्वारा। तो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के प्रस्तुत की गई, सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के या ग्रहों के निर्माण को लेकर के प्रस्तुत की गई हैं, उनको भी मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, अद्वैतवादी परिकल्पना या मोनोस्टिक परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना और नंबर 2, द्वैतवादी परिकल्पना। देखिए, द्वैतवादी परिकल्पना के जो समर्थक हैं वह सौरमंडल और ग्रहों के निर्माण के लिए दो तारों को जिम्मेदार मानते हैं या दो तारों को सहयोगी मानते हैं, जबकि अद्वैतवादी परिकल्पना के लोग या समर्थक सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के या पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के ऐसा नहीं मानते हैं। तो आइए देखते हैं, यद्यपि दोनों परिकल्पनाओं के अंतर्गत कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, किंतु हम यहाँ कुछ सीमित या कुछ पूर्व निश्चित विद्वानों की परिकल्पना पर ही विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख विद्वान रहे जिन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। तो इसमें सर्वप्रथम जो है कास्ते द बफन है ही, वो तो बताया ही जा चुका है, उन्होंने प्रयास किया पृथ्वी की आय को लेकर के। और उसके बाद में इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट पहला प्रयास जो किया वह इमैनुअल कांट ने कास्ते द बफन के बाद 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर के, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो विचारधारा प्रस्तुत किया वह इमैनुअल कांट ने। तो और इमैनुअल कांट की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना। देखिए, इमैनुअल कांट ने कहा कि प्रारंभ में इस ब्रह्मांड में अनेक दैव निर्मित पदार्थ थे जो कि शीतल एवं गतिहीन थे। फिर उनमें उन कणों में, उन पदार्थों में या ढेर सारे ब्रह्मांड में पदार्थ कण मौजूद रहे। आद्य निर्मित, देव निर्मित यानी कि ईश्वर के बनाए गए कण ब्रह्मांड में ढेर सारे थे जो कि शीतल एवं स्थिर थे। फिर इमैनुअल कांट ने माना कि पदार्थ जो ये जो कण थे ये आपस में टकराने लगे। आपस में टकराने से इनमें ऊष्मा बढ़ती गई और इनका आकार बढ़ता गया। पदार्थ जब आपस में टकराने लगे तो इनमें ऊष्मा की उत्पत्ति हुई और आकार बढ़ता गया, जिससे आगे चल करके एक बड़े पिंड का, एक दहकते हुए बड़े पिंड का निर्माण हुआ, जिसे निहारिका कहा गया या नेबुला कहा गया।
क्या कहा गया? निहारिका या नेबुला। अब कणों के टकराने से और ऊष्मा में वृद्धि होने से निहारिका जो है वह अपने स्थान पर घूमने लगी। निहारिका जो है अपने स्थान पर घूमने लगी और घूमने से निहारिका के केंद्र में, निहारिका के सेंटर में, मध्य में जो पदार्थ थे या केंद्र में जो पदार्थ थे वो गतिहीन होने लगे, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने लगे, जिससे निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। निहारिका के, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि जब किसी गोल बर्तन में पानी को रख करके या द्रव पदार्थ को रख करके हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि सेंटर में गहरा हो जाता है और किनारों पर तली जो है जल की या द्रव की ऊपर उठ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार निहारिका के तेजी से मूव करने से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा, जिससे कालांतर में निहारिका से 9 अलग अलग छल्ले निकले, 9 अलग अलग छल्ले निकले। या यूं कहें कि आज के समय में, चूंकि आज के समय में अपने सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं, तो 8 छल्ले निकले जो कि अपनी जगह पर ये भी मूव करने लगे। और इनके मूव करने से कुछ बड़े छल्लों से भी कुछ और पदार्थ निकले, जिनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जो 9 छल्ले थे यही आगे चल करके जब इनका तापमान कम हुआ तब ये ठोस में कन्वर्ट हो गए, जो आगे चल करके 9 ग्रहों या 8 ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। और जो नेबुला का या निहारिका का जो शेष भाग बचा रहा वह सूर्य है या सूर्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। जब इमैनुअल कांट के इस परिकल्पना में अनेक सारे दोष हैं, अनेक सारी कमियां हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग इस कक्षा में नहीं करेंगे। इन सब की चर्चा जो है वह ग्रेजुएशन की कक्षाओं में की जाएगी। यहाँ हम लोग केवल ये जानने का प्रयास करेंगे कौन से विद्वान ने कौन सी परिकल्पना पेश की है और किस प्रक्रिया से उन्होंने सौरमंडल और ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया है। तो निहारिका और इमैनुअल कांट की वायव्यास परिकल्पना के बाद दूसरी जो परिकल्पना है अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत वह है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, देखिए लाप्लास ने क्या कहा। देखिए इमैनुअल कांट की परिकल्पना में कुछ सामान्य दोष हैं। जैसे इमैनुअल कांट ने माना कि ब्रह्मांड में ढेर सारे दैव निर्मित पदार्थ बिखरे पड़े हुए थे जो कि शीतल थे और गतिहीन थे, तो फिर एकाएक उनमें कैसे टकराव होने लगा और कैसे उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई और कैसे वो मूव करने लगा। तो इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है लाप्लास ने, जिन्होंने अपनी परिकल्पना को लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के रूप में या निहारिका परिकल्पना के रूप में पेश की है। इसलिए लाप्लास की परिकल्पना को निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। लाप्लास का मानना है कि ब्रह्मांड में, लाप्लास का मानना है कि ब्रह्मांड में ऑलरेडी एक निहारिका थी जो कि काफी गर्म थी और काफी तेजी से मूव कर रही थी।
लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे निहारिका के ऊपरी भाग का तापमान जो है वह अंतरिक्ष में विलीन होता गया, जिससे ऊपरी भाग जो है वह सिकुड़ने लगा, ऊपरी भाग सिकुड़ने लगा। और ऊपरी भाग के सिकुड़ने से ऊपरी भाग के सिकुड़ने से निहारिका का एक छल्ला, चूंकि आप जानते हैं कि ऊपरी भाग जब सिकुड़ने लगा या कठोर होने लगा, जिससे और जबकि अंदर का भाग जो है वो गर्म है, तप्त है, उसकी स्पीड वही है, जबकि ऊपरी भाग कठोर होने से उसकी स्पीड कुछ कम हो गई। फलस्वरूप निहारिका का ऊपरी भाग जो है वह निहारिका से अलग होकर के दूर हो गया, निहारिका से अलग होकर के दूर हो गया और निहारिका का चक्कर लगाने लगा। कालांतर में ये निहारिका भी 9 टुकड़ों में 8 टुकड़ों में टूट गई और इस प्रकार 8 ग्रहों या 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रहों से, क्योंकि ये जो पार्ट थे, 8 पार्ट जो टूटे थे निहारिका के, जो अलग हुआ था कठोर भाग, ये भी फिर मूव करते हैं, उसका भाग ठंडा हुआ, फिर वो उससे अलग हो गया और इस प्रकार ग्रहों के उपग्रह का निर्माण हुआ। तो ये रही लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड हमारे सौरमंडल और उसके ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। और देखिए लाप्लास में जो निहारिका का जो शेष भाग बचा वह सूर्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब द्वैतवादी परिकल्पना के बाद अब हम लोग द्वैतवादी परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वैतवादी परिकल्पना के लोगों का मानना है कि सौरमंडल के निर्माण में कम से कम 2 तारों का जरूर सहयोग रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। द्वैतवादी परिकल्पना में सर्वप्रथम जो है वह है चैम्बरलिन। कौन है? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। देखिए चैम्बरलिन का ये मानना है कि ब्रह्मांड में सूर्य था। सूर्य जो है अपने पथ पर अपनी जगह जो है वह चक्कर लगा रहा था। ब्रह्मांड में एक दूसरा तारा था। ब्रह्मांड में एक विशालकाय दूसरा तारा था जो सूर्य के करीब आ रहा था, जो सूर्य के करीब आ रहा था, जिससे या सूर्य के करीब से होकर के गुजरा, जिससे चूंकि जो तारा सूर्य के पास आ रहा था वो काफी विशाल था, उसकी आकर्षण शक्ति काफी अधिक थी, इसलिए कुछ पदार्थ जो है, कुछ जो कण जो है वह सूर्य से अलग होकर के तारे की तरफ बढ़े, लेकिन तारा जो है वह सूर्य के पथ पर नहीं था, वह आगे निकल गया। फलस्वरूप जो कण सूर्य से अलग हुए थे वह सूर्य की कक्षा से बाहर आ चुके थे, इसलिए वो पुनः सूर्य के पास नहीं जा पाए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे। और इन कणों को चैम्बरलिन ने ग्रहाणु नाम दिया है। इन कणों के आपस में टकराने से, एकत्र होने से आगे चल करके ठोस पिंडों का निर्माण हुआ, जो कि ग्रहों के रूप में हैं। इसके बाद चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना के बाद में है जेम्स
जेम्स जीन्स योम जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना। देखिए, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज ने ब्रह्मा सौरमंडल की उत्पत्ति में दो तारों को सहयोगी माना है, जिसमें एक तारा ऑलरेडी सूर्य था जो कि अपनी जगह पर चक्कर लगा रहा था। दूसरा तारा जो था वो काफी विशालकाय था, जो कि सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। देखिए, जो विशाल तारा था जो कि सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, जैसे जैसे सूर्य के करीब आता गया वैसे वैसे सूर्य से जो है सिगार के रूप में, ज्वार के रूप में, सिगार के रूप में ज्वार उठने लगा। और जब ये विशालकाय तारा सूर्य के काफी करीब आ गया तो उसकी आकर्षण शक्ति काफी अधिक होने से सूर्य से जो सिगार के रूप में जो ज्वार उठा था वह भाग जो है सूर्य से अलग हो गया, जिसे जेम्स एवं जेफ्रीज ने फिलामेंट कहा है। क्या कहा है? फिलामेंट। फिलामेंट। अब सिगार के रूप में जो ज्वार उत्पन्न हुआ था वह फिलामेंट कहलाया। और चूंकि जो विशालकाय तारा था वह सूर्य के पथ पर नहीं था, वह सूर्य से अलग पथ में था, इसलिए वह सूर्य से दूर चला गया। और जब सूर्य से दूर चला गया तो जो फिलामेंट के रूप में जो भाग सूर्य का निकला था वह सूर्य के पास पुनः वापस नहीं जा पाया और सूर्य का चक्कर लगाने लगा। और आगे चल करके ये फिलामेंट जो है वह 9 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 8 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और देखने में भी ऐसा लगता है क्योंकि जो ग्रह हैं, अगर 8 ग्रह माना जाए या 9 ग्रह माना जाए तो बृहस्पति जो है वो बीच में है, क्योंकि सिगार के रूप में जो फिलामेंट निकला था वह सिगार के रूप में था, कुछ इस तरीके का। इसलिए बीच का जो भाग रहा वो बड़े ग्रहों के रूप में और जो किनारे के भाग टूटे वह छोटे ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। ग्रहों के आकार के क्रम से इस बात को समझा जा सकता है। इसके बाद जेम्स एवं जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना के बाद और भी तमाम विद्वानों ने अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, जैसे रासल की द्वितारक परिकल्पना है और ऐसे और भी विद्वान हैं जिन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी हैं। आधुनिक समय में जो परिकल्पना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है वह है ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना देखिए, ये रूसी विद्वान हैं। इन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति में जो
चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना है उसी को आधार बनाया है और उसी में सुधार किया है। इनका मानना है कि ब्रह्मांड में ढेर सारे आदि पदार्थ थे। इन आदि पदार्थों से सूर्य जब चक्कर लगाते हुए आदि पदार्थों के पास से होकर के गुजरा तो ढेर सारे पदार्थ जो है सूर्य का चक्कर लगाने लगे, सूर्य का चक्कर लगाने लगे। अब इसमें से कुछ गैसीय अवस्था में थे, कुछ ठोस अवस्था में थे, और इसमें से कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। तो जो बड़े कण थे उनमें कुछ आकर्षण शक्ति ज़्यादा रही होगी, इसलिए पास के कणों को वो आकर्षित करते गए और आकर्षित करने से धीरे धीरे ग्रहों के भ्रूण का निर्माण हुआ और उन भ्रूण से और भी भ्रूण में और भी पिंड जो है वह कण जो है आकर्षित होते गए, टच होते गए, जिससे धीरे धीरे उन भ्रूण जो है वह बड़े आकार में ग्रहों के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ये रही ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूर परिकल्पना। इसके बाद अब हम लोग अगली वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें काफ़ी जो प्रचलित है इस समय, काफ़ी ज़्यादा मान्य है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, वह है बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि जिस प्रक्रिया से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया जो है वह पृथ्वी, अन्य ग्रहों और सौरमंडल के निर्माण से भी संबंधित है। अभी तक जितनी भी परिकल्पनाएं दी गई हैं, विद्वान किसी भी परिकल्पना पर एकमत नहीं है। यद्यपि जो सबसे अधिक मान्यता प्रदान की जाती है वह है बिग बैंग थ्योरी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए है, जिसका अध्ययन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे।